हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड है +1 और +2 दोनों से। तो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन और उनकी कंसंट्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो +1 के पहले यूनिट में ये होता है और +2 की जो सेकंड यूनिट है सॉल्यूशन, ये वहाँ पर रिलेटेड रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या है। तो हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात की थी। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी और n टाइम्स भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या हुआ, एक होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन का वह छोटा हिस्सा, यानी जिसे हम कम मात्रा में यूज करते हैं, हम इसे सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व किया, तो चीनी कम मात्रा में है, पानी ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका माइनर कंपोनेंट कौन हुआ? चीनी। शुगर इसका माइनर कंपोनेंट हुआ और पानी इसका मेजर कंपोनेंट हुआ। तो चीनी जो माइनर कंपोनेंट है वो सोल्यूट कहलाया। और हम बात करते हैं इसका दूसरा कंपोनेंट है सोलवेंट। सोलवेंट के बारे में बात करें, ये मेजर कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का। तो जैसे कि हमने चीनी को पानी में डिसॉल्व किया था, तो यहाँ पर चीनी तो सोल्यूट हुआ, जो मेजर कंपोनेंट हुआ वो सोलवेंट हुआ। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन क्या हो? कंसंट्रेशन से रिलेटेड हम बात करते हैं कि यह सोल्यूट का अमाउंट होता है या किसी भी कंपोनेंट का अमाउंट होता है उसके सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर मेजर करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके पर इसे मेजर करने के हमारे पास मेथड क्या क्या रहेंगे। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले कंसंट्रेशन के मेजर करने के मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा पहले जाता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के ऊपर हम बात करें तो मास परसेंटेज हम किसे कहेंगे? तो आपने देखा होगा परसेंटेज में पर 100 के हिसाब से हम निकालते हैं। तो ये होगा मास ऑफ द सोल्यूट या फिर मास ऑफ द सोलवेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर हर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट या फिर सोलवेंट का कितने ग्राम मास मौजूद है, हम उसे क्या कहेंगे? मास परसेंटेज। हम परसेंटेज यहाँ कैसे निकालें? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट या फिर सोलवेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल बाय 100। जैसे कि हम बात करें कि हमने 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया 120 ग्राम H2O में। तो NaOH का मास परसेंटेज कितना होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ NaOH बराबर हुआ, अब मास ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट। तो हम NaOH का निकालना है, तो 20 इसका मास हो गया। टोटल जो मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ NaOH जमा में H2O, टोटल हुआ 140 गुना में 100। इस प्रकार हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पर गया 7, 100/7 परसेंटेज यहाँ पर रहेगा। इसके बाद मास परसेंटेज के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या बात करेंगे? देखिए, जिस प्रकार मास परसेंटेज है उसी प्रकार हमारा वॉल्यूम परसेंटेज है। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या फिर सोलवेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सेम इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या फिर सोलवेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीपल बाय 100। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि हम 20 ml प्योर HCl को ऐड करते हैं यहाँ पर 120 ml ऑफ वाटर के साथ में। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालें, तो इसका वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl बराबर रहेगा जितना ml HCl हमने यूज किया है बटे में टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ HCl जमा में वॉल्यूम ऑफ H2O। टोटल आ गया 140 मल्टीपल बाय 100, सेम हमारे पास आएगा 100/7%। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद हम तीसरे जो कंसंट्रेशन का हमारे पास तरीका है हम उससे यहाँ पर करेंगे वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। तो अगला है हमारे पास जो तीसरा टाइप रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखें तो ये क्या होगा, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल बाय 100। ये हो गया हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम W/V से भी डिनोटेड करते हैं। वेट बाय वॉल्यूम कह सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरी यहाँ पर यूनिट, चौथी यूनिट आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी से रिलेटेड क्या रहेगा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखें, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन वेट अपॉन द मोलिकुलर वेट। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स गुना में। पर लीटर निकालना है तो वॉल्यूम को हम ml में लेंगे तो 1000 ml से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ये 2 2 और 1। जहां पर W2 क्या होगा, W2 होगा गिवन वेट या गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, M2 होगा मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, और 1000 पर लीटर के लिए है, और V1 है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जिसे हम ml में लेंगे। तो जैसे इसके लिए हम न्यूमेरिकल लेते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है और हमारा जो सॉल्यूशन बन गया है वो बन गया 250 ml सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, तो मोलैरिटी के लिए हमारा फॉर्मूला ये रहा। तो कितने ग्राम NaOH को हमने डिसॉल्व किया है, 4 ग्राम को। मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना होगा, Na जमा में O जमा में H, Na का मास 23, O का मास 16, H का मास 1, तो टोटल हो गया 40। तो मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट हो गया है 40 गुना में 1000 अपॉन हमारा जो सॉल्यूशन कितने ml का बना है, हमारा सॉल्यूशन बना है 250 ml का। तो देखें इससे डिवाइड करें तो 4 पे गया ये यहाँ पर, और ये हम डिवाइड करें तो ये आया 10, ये हो गया हमारे पास 4/10 मतलब 0.4। और मोलैरिटी का जो सिंबल होता है
वो कैपिटल M होता है, या हम इसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर। इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, या फिर इसे कैपिटल M से डिनोटेड करते हैं मोलर में। आगे हम बात करते हैं मोलैरिटी के बाद हम बात करेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी के लिए हमारे पास कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो ये भी सेम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। याद रखें, मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस यही है। मोलैरिटी जब आती है तो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आता है, मोलैलिटी जब आती है तो पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट आता है। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और सॉल्यूट के लिए मैंने 2 सिंबल ले लिया मल्टीपल पर किलोग्राम। पर किलोग्राम के लिए किलोग्राम निकालना है तो 1000 ग्राम ले लिया मैंने यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सोलवेंट, जितना सोलवेंट का वेट दे रखा है। तो ये हो गया हमारे पास मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम कैसे निकाल रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया। कितने ग्राम पानी में? इसे मैंने डिजोल्व किया 400 ग्राम पानी के अंदर। सोलवेंट कितना लिया? 400 ग्राम। अब यहाँ पर फिर इसकी मोलैलिटी क्या होगी? तो मोलैलिटी देखें इसकी, तो मोलैलिटी कितना है हमारे पास? NaOH 4 ग्राम। इसका मोलिकुलर मास हमारे पास कितना होगा? इसका मोलिकुलर मास होगा 40, और यहाँ पर 1000 अपॉन यहाँ पर हमारे पास कितना सोलवेंट का मास है? 400 है। तो सेम वही 1 2 3 4 से गया 4, ये आ गया 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ये स्मॉल m से डिनोटेड होता है, या फिर मोल पर किलोग्राम, इसके द्वारा हमारे पास डिनोटेड होगा। तो ये हमारे पास हो गया है मोलैलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं अगली हमारी कंसंट्रेशन के बारे में। हमारी अगली कंसंट्रेशन रहेगी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालें? तो नॉर्मेलिटी को निकालने का हमारा तरीका है 6th हमारे पास रहेगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होगा इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है हमारा सॉल्यूट का, मास ऑफ द सॉल्यूट। तो जैसे कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, नॉर्मेलिटी बराबर होगा हमारे पास जितना मोलिकुलर वेट होगा उसको डिवाइड करें इक्विवेलेंट वेट से या मास से, मल्टीपल बाय पर लीटर निकालना है तो 1000 से वॉल्यूम V1। अब यहाँ पर बात आती है भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर को कैसे निकालें? तो n फैक्टर के ऊपर हम बात करें तो ये किसी एसिड की बेसिसिटी भी होती है या बेस की एसिडिटी भी होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने लिया है H2SO4। H2SO4 जब आयनाइज होता है तो इट गिव्स द 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। तो इस एसिड की देखें बेसिसिटी कितनी हो गई है? N = 2। N की वैल्यू यहाँ कितनी आती है? 2 आती है। चलो हम आगे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास FeCl3 दे रखा है, तो FeCl3 आयनोइड उठेगा Fe3 पॉजिटिव प्लस में यहाँ पर Cl 3Cl नेगेटिव। तो यहाँ देखिए N की वैल्यू कितनी हो गई? N की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3। जैसे कि हम बात करें हमारे पास है K2Cr2O7। K2Cr2O7 में 2K पॉजिटिव, यहाँ पर क्रोमियम +6 का है और यहाँ पर ऑक्सीजन 7 जो 2 नेगेटिव के हैं। तो यहाँ हम इसके हिसाब से हाईएस्ट हमारा चार्ज आता है, N की वैल्यू हो जाती है 6।
तो इस प्रकार हम n की वैल्यू निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 बाय M2 is divided by n because molecular mass is the M2 by n multiple of 1000 upon the V1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n को ऊपर ले जाते हैं, n इंटू में W2 बाय M2 इंटू में 1000 अपॉन द V1। तो देखें, आप इसे देख रहे होंगे, ये n, तो ये फॉर्मूला जाता है, ये आता है मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब नॉर्मेलिटी, जो बराबर होती है n इंटू में मोलैरिटी, इसके बराबर होती है, या फिर नॉर्मेलिटी बटे में मोलैरिटी हमारा होता है n। तो यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल हम बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H2SO4 ले लेते हैं, चलो ऑक्जेलिक एसिड ले लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो हमारे पास होगा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है COOH, COOH डॉट में 2H2O, 2 क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं। अगर आप इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे तो इसका मोलिकुलर मास होता है 126। अब यहां पर देखें, अगर हम मान लीजिए 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हम डिसोल्व कर रहे हैं, कितने डिसोल्व करते हुए 250 ml सॉल्यूशन बनाते हैं, 250 ml सॉल्यूशन हम बनाते हैं। अब यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड के अंदर देखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड का जो ये फॉर्मूला होता है, जब ये आयनों में टूटता है तो ये दो H पॉजिटिव आयन देता है। इसके हिसाब से इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आया, तो n की वैल्यू हुई 2। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन द M2 बाई n इंटू में 1000 अपॉन द V1। सभी की वैल्यू देखें, हमने ऑक्जेलिक एसिड कितने ग्राम लिया, 6.3 ग्राम लिया, तो यहाँ W2 हो गया 6.3। अब ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट हमने अभी बताया 126, कैलकुलेट कर सकते हैं आप मोलिकुलर वेट इसका, तो 126 मल्टीपल। अब देखिए डिवाइडेड, इसके लिए n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई 2, 1000 अपॉन कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन बना, 250 ml सॉल्यूशन हमने तैयार किया। तो यहाँ से देखें ये आ गया 63, तो सॉल्यूशन 6.3 बाय 63 डिवाइडेड, यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 4 पे गया, मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ से इसे डिवाइड करें तो यह आया 10, यह आया 4/10 मतलब 0.4, और इसका सिंबल होता है कैपिटल N, कैपिटल N नॉर्मेलिटी। तो हमारा कितना नॉर्मल का सॉल्यूशन हुआ, 0.4 नॉर्मल का सॉल्यूशन हुआ हमारे पास। तो इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन रहेगी मोल फ्रैक्शन। तो आगे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन पढ़ा होगा। फ्रैक्शन क्या होता है, P/Q रेशियो। P/Q रेशियो मतलब ये रेशियो हुआ, तो किसका रेशियो हुआ, मोल्स का। तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो यहां इसका जो सिंबल होता है वो होता है X। मान लीजिए हमने वाटर के अंदर कई सारे केमिकल्स को डिसोल्व किया, तो मतलब उसके कई सारे कंपोनेंट हो गई, तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा X1 बराबर होगा इसके पहले कंपोनेंट के जितने मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी के मोल्स के सम, N1 प्लस में N2 प्लस में N3 प्लस में एंड सो ऑन। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा केमिकल है, तो उसका मोल फ्रैक्शन होगा X2 इज इक्वल टू N2
N1 प्लस में N2 प्लस में N3 प्लस में एंड सो ऑन। और एक चीज, जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। मतलब यहां से x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। तो मान लीजिए हम यहां बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में। बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसके दो ही कंपोनेंट होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा, यहां पर देखें n1 प्लस में n2, x2 हो जाएगा n2 बाय n1 प्लस n2 और x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 1। ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये केसेस हो जाते हैं। आप इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, 1 के बराबर ही आता है हमारे पास में। आगे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद आगे हमारे पास टॉपिक रहता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अगला हमारे पास टॉपिक है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स होंगे। तो इसके लिए हम बात करते हैं इट इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर ये कह सकते हैं इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट पर मिलियन मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे इसमें हम बात करें, यहां पर हमारे पास लेते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला जो होगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल बाय पर मिलियन निकालना है। तो मिलियन के लिए क्या कर दो मल्टीपल में, 1 मिलियन मतलब 10 लाख 10⁻⁶। तो इस प्रकार हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद जो हमारे पास ट्रेसिंग अमाउंट होते हैं, जैसे कि हमारी हवा के अंदर CO2 की मात्रा वो अप्रोक्सीमेट ppm में हम मेजर करते हैं, वो नेग्लिजिबल अमाउंट कंसंट्रेशन को हम इसमें लेते हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की इक्वेशन और नॉर्मेलिटी की इक्वेशन। तो आगे है मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होगी, मान लीजिए हमने पहले से ही एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रखा है, उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो है m1 और उसका हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है v1। इसके अंदर हमने पानी मिला दिया, पानी मिलाने की वजह से इसका वॉल्यूम v1 से हो गया v2। तो अब इसकी मोलैरिटी में बदलाव आएगा, तो मोलैरिटी क्या होगी, तो मान लीजिए इसकी मोलैरिटी हो जाती है m2। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, m1 मल्टीपल ऑफ v1 इज इक्वल टू m2 मल्टीपल ऑफ v2, यानी m2 जो हुआ m1 v1 बाय v2 इसके बराबर होगा। यहां हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द मोलैरिटी। आफ्टर द डाइल्यूशन वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी। इसी प्रकार हम नॉर्मेलिटी को भी इसी प्रकार निकालते हैं कि मान लीजिए हमें कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी नॉर्मेलिटी है n1 और हमें उसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो है v1। हमने उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद डाइल्यूशन होने के बाद उसकी नॉर्मेलिटी हो जाती है n2 और उसका पानी मिलाने के बाद वॉल्यूम हो जाता है v2। हमें नहीं पता है कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, तो हम उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालें, नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला है n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। इस प्रकार से यानी n2 निकाल लें तो n2 निकलेगा n1 v1 बाय v2। इस तरीके के द्वारा हम उसकी नॉर्मेलिटी को निकालेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा केस आए जिस केस के अंदर दो अलग अलग मोलैरिटी के सॉल्यूशन को हम आपस में मिला देते हैं, तब हम कैसे निकालें। तो अगर हम दो अलग अलग मोलैरिटी, मान लीजिए हमने m1 मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन के v1 ml को मिला दिया है m2 मोलैरिटी वाले v2 ml के अंदर, तो दोनों के मिलने से उसकी जो मोलैरिटी हो जाएगी m3, मगर वॉल्यूम जो होगा वो होगा v1 प्लस में v2, v1 प्लस में v2।
तो इस केस में उसकी मोलैरिटी हम कैसे निकाल लेंगे, M1V1 प्लस में M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस में V2। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 मोलैरिटी वाले 10 ml सॉल्यूशन को मिला दिया है 1/2 मोलैरिटी वाले 100 ml सॉल्यूशन में, तब उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, M1 कितना हो गया 2 और V1 हो गया 10 प्लस में M2 हो गया है 1/2 और 100 ml। अब यहाँ से देखें तो ये आ गया 20 और ये देखें तो 50, ये आ गया 70, जो किसके बराबर हुआ, M3 V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 कितना हुआ 10 और 100, 10 प्लस में 100। तो यहाँ से देखें M3 हमारे पास आया 70/110, 7/11 मोलर का हमारे पास वो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के ऊपर भी लगाते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वेशन के अंदर उसमें कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास N1 नॉर्मेलिटी के हमारे पास V1 ml सॉल्यूशन है और उसको हमने मिला दिया है N2 नॉर्मेलिटी के V2 ml सॉल्यूशन में, तो उसकी नॉर्मेलिटी मान लीजिए N3 हो जाती है, तो वॉल्यूम होगा उसका V1 प्लस में V2। हम उसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे N1 V1 प्लस में N2 V2 इज डिवाइडेड बाय V1 प्लस में V2। ये हमारे पास इस प्रकार हम अलग अलग केसेस के अंदर यहाँ पर नॉर्मेलिटी को निकालेंगे। आज के हमारे पास टॉपिक यही है। ये दोनों टॉपिक हमारे +2 में भी यूज़ होते हैं और ये हमारे पास +1 में भी यूज़ होते हैं। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, +1 वालों के लिए आगे नेक्स्ट +2 में भी ज़रूरी होते हैं। और +2 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल खास कर आते हैं, डेफिनेशन के साथ में न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।